Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Corrected Classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो चैप्टर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस हमारी क्लास में हमने 2.6 अपनी कंप्लीट की थी, सेकंड जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या चीज़ होती हैं? ये भी लीनियर जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का ही एक तरीका है। ठीक है, अब उनको कैसे लिखते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से उन पर ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम चैप्टर 3 में इनको रीड आउट करेंगे। पेज नंबर जो आपका है वो है 56 आपके पेज पे ये थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बुक के। अब इसको इंट्रोडक्शन जो था वो कब आया, इसको कैसे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम रीड आउट करेंगे। अब मैट्रिसेस क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है और उनको कैसे लिखेंगे, उन नंबर्स को करली ब्रैकेट्स जो हैं उनके अंदर लिखेंगे और किस तरह लिखते हैं, रोज़ की शक्ल में लिखते हैं और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं। तो ये कंप्लीट एक चीज़ क्या बन जाती है, एक मैट्रिसेस बन जाता है। आगे फिर उसकी टाइप्स आती हैं कि वो कौन सा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर है, ये नल है, यूनिट है, या इस तरह के उनके मुख्तलिफ नाम्स होंगे, वो हम क्वेश्चन के अंदर ही अपने ट्रीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड 7। तो ये मैंने क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो इसमें हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं और एक इसमें नंबर जो हैं वो मैंने वर्टिकल शेप्स में लिखे। हॉरिजॉन्टल कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह अब 4 और 5 है, 6 और 7 है, ये हॉरिजॉन्टल जो लिखे हुए हैं, और दूसरा 4 और 6 जो हैं ये वर्टिकल हो गया, 5 और 7 ये भी वर्टिकल हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं रोज़ और जो वर्टिकल चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। जो रोज़ होती हैं उनको हम m से डिनोट करते हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा, एक मैट्रिक्स लिखा, उसको नंबर्स को अरेंज किया है ब्रैकेट्स के अंदर, और वो किस फॉर्म में है, वो रोज़ की फॉर्म में है और कॉलम्स की फॉर्म में है। रोज़ को हम m कहते हैं, कॉलम्स को हम n कहते हैं, और इस पूरी चीज़ को हम क्या कहेंगे, रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में जो हम नंबर्स को लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाती है एक चीज़, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसको इकट्ठा करके जब हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑर्डर। अब मैंने क्या कहा है, m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं। ऑर्डर को जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, m क्रॉस n भी लिखते हैं, m बाय n भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो दो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ओके, असाविर आपने कहा है कि मैंने असाइनमेंट कर ली है। हसीब सर एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दें। ओके ठीक है जी, आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह इस पे बार बार बातचीत होगी। मैं इसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। साइम असाइनमेंट डन, वेल डन, शाबाश। इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट्स करते हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। सो नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखना, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैंने क्या कहा है, रोज़ जो होती हैं उनको हम m से डिनोट करते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़, नई चीज़ है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं, m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, m बाय n भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 और 2, 2 रोज हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, इसमें 2 कॉलम हैं। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2 या 2 क्रॉस 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। पहले हम ऑर्डर के अंदर रोज को लिखते हैं, उसके बाद जो है वो कॉलम्स को लिखते हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सावीर ने कहा है बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 बाय 2। और
आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 क्रॉस 2, इनको मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे नहीं। इससे हमें ये ज़ाहिर होगा कि पहली जो चीज़ है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और जो दूसरी चीज़ है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये चीज़ थी, आर्डर हमने क्लियर किया। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं 3.1 में। उनमें हम इन तीनों चीज़ों पे पहले क्वेश्चन में बात करेंगे, फिर जो हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे उनमें टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं उन पे बातचीत करेंगे, और वो फिर हर क्वेश्चन के अंदर जो जो टाइप्स इस्तेमाल होती जाएगी मैं वहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर करता जाऊँगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो 3.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 60। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ये आपने तीन चीजें बतानी हैं। इसका अब ए पार्ट है, लेट्स से 1 + 2 और 4 + 5। जब मैट्रिसेस लिखे होते हैं उनके दरमियान जो है वो कॉमा नहीं होता, ठीक है, उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस दे के लिखा होता है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये देखो 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, 4 + 5 9 होता है। अब ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लेट्स से मैं इसको एक नाम दे देता हूं कि ये ए के इक्वल है। अब आपने क्या बताना है? इसकी नंबर ऑफ रोज बतानी है कि इसमें कितनी रोज हैं। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल है, तो m जो है, जो इसमें रो है वो एक है। अब आते हैं वर्टिकल पे, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, इसमें n जो है वो 2 है, दो इसमें क्या है? कॉलम्स हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं थर्ड चीज पे, और वो है ऑर्डर। ऑर्डर को हम लिख सकते हैं m क्रॉस n। 1 × 2 जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? वो इसका ऑर्डर कहलाएगा। तो पहले पार्ट में हमने ये जो तीनों चीजें हैं ये क्लियर कर दी हैं, रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर। अब आते हैं मजीद इसके जो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल बी जो है वो उससे रेलिवेंट आप क्वेश्चन अभी हमने जो एग्जांपल दी थी उसमें आप क्लियर कर चुके हैं, तो मजीद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सी पार्ट 5 डिवाइडिंग बाय 7 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा है कि उनके दरमियान कॉमा, इस तरह की डिवीजन नहीं आती। अब ये जो 5/7 है ये दो वैल्यूज नहीं है, ये पूरी एक ही वैल्यू है 5/7। अगर ऐसे लिखा होता 5 and 7 तो अब ये दो वैल्यूज थी। इस फॉर्म में 5/7 इज अ सिंगल वैल्यू। तो अब देखें इसकी नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल एक ही वैल्यू है, तो इसकी जो m है वो 1 के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही वैल्यू है, n जो है वो 1 के इक्वल है। इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी कि 1 क्रॉस 1। तो ये इसका क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन। अब इसी तरह डी पार्ट है, यहाँ पे वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 5। ये अलग अलग टर्म्स नहीं हैं, अलग अलग टर्म्स ये वाली होती हैं जिनके दरमियान गैप होता है। अब इनके दरमियान गैप नहीं है, तो मीन्स क्या करेंगे? आपने पहले इनको टर्म्स की फॉर्म में बनाना है। तो आप पढ़ते हैं कि डी मैथ्स रूल जो होता है कि पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो 2 1s are 2 होगा पहले तो, और फिर जो है वो आप इनको ऐड करेंगे। 4 + 2 6 एंड 11। अब इसमें 11 है तो एक ही डिजिट है, एक ही रो होगी। वेरी गुड जिमल, आपने आंसर किया है 11, बहुत अच्छे। अब अगर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 8 एंड देन 8 1s are 8 एंड +5, तो वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स के जो रूल हैं उसके अगेंस्ट हो जाएगा, जो कि आप छोटी जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ते हैं। अली नूर, आपने भी आंसर किया है, दैट इज 11। अब एक ही रो है तो m = 1, एक ही कॉलम है, n = 1, ऑर्डर इज 1/1 और 1 क्रॉस 1। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, और इसमें हमने ये बताना है कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं अभी, और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। साइम आपका क्वेश्चन था कि अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमने बताने हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब देखें, जब इक्वल की कंडीशन आ गई मींस एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं या नहीं, एक दूसरे से बड़ी छोटी हैं, मतलब दो चीज़ों की बात हो गई। मैट्रिसेस की बात है तो मतलब दो मैट्रिसेस की बात होगी। अब दो मैट्रिसेस में आपने क्या करना है, इक्वल की कंडीशन चेक करनी है। तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब उनके दरमियान दो कंडीशंस होंगी। एक, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, लेट्स से A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, तो B जो है वो भी इसी तरह का होना चाहिए 1 2 3 4। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 1 है ना, दूसरे मैट्रिक्स में उसी की जगह पे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में उसकी जगह पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। तो दो कंडीशंस होनी चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए। पहला, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अगर नहीं फॉलो हो रही हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे। अब अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, फिर आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी सामने है। अब लेट्स से इसका ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। ए पार्ट में ये लिखा हुआ है 1 0 0 एंड 1। सेकंड जो है उसमें है √25 माइनस √25, 25 √5, 16 √4 एंड 16 माइनस 16 √। अब ये दो मैट्रिक्स हैं। पहली कंडीशन, क्या ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सेम है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। अब देखो, इसकी पहली एंट्री है 1, क्या इसकी पहली एंट्री 1 बन रही है? 25 √ एंड माइनस 25, उसकी तो पहली एंट्री 0 बन रही है। अनइक्वल, जिमल आपका आंसर है, वेल डन, शाबाश। एंड सेकंड वन इसी तरह 5 बन रही है, थर्ड वन जो है वो 1 बन रही है। और अब आपकी सिंप्लीफाई होने के बाद अब आप देख सकते हैं एक जो मैट्रिक्स है, अब एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑर्डर दोनों के सेम है, 2 by 2 ही है, लेकिन जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो द मैट्रिक्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अब बड़ा आसान है कि आपको अगर डेफिनेशन क्लियर हो तो फिर आप उसमें से बता सकते हैं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। अब इसकी जो टाइप है, सपोज मैं कोई और क्वेश्चन कर देता हूँ, इसका पार्ट जो 4 है उसको सॉल्व कर देते हैं। 1 + 0, 0 + 0, 0 × 0 एंड 1 - 0। दूसरा मैट्रिक्स है 5 × 5 डिवाइडिंग बाय 25, 3 × 0 by 7, 2 - 17 + 15 एंड 17 × 1/17। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन रहा है 1 0 0 1। सेकंड जो मैट्रिक्स है वो बन रहा है 1, 5 × 5, 25 by 25, 1, सेकंड वन 0, थर्ड वन इज 0 एंड द फोर्थ वन इज 1। अब बताएं जी, जिमल आपका आंसर है इक्वल, अहमद रऊफ आपने कहा है अनइक्वल, गलत, बुशरा अनइक्वल, गलत, अब्दुल्ला इक्वल। अब तो जाहिर सी बात है, सिंप्लीफाई होने के बाद तो नज़र आ रहा है कि ये इक्वल है, पहले जो है वो आपने चेक करना था। सो दोनों मैट्रिक्स हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि इनका ऑर्डर भी सेम है, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है, सो द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं, बहुत आसान कंडीशन है। और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक रिटन फॉर्म में है कि हैदर, हसन एंड अहमद scored 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz। ठीक है, display the data in row matrix and in the column matrix। अब 3 स्टूडेंट्स हैं, अब इन्होंने कहा है कि उनके जो मैथ के नंबर्स हैं उनको रो की फॉर्म में लिखें। तो दिस इज़ वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमने इनको रो की फॉर्म में लिखना है तो मीन्स हम ऐसे लिखेंगे 7, 11 एंड 10।
तो इस दर से पता चल जाएगा कि पहला जो नंबर हैं वो हैदर के हैं, दूसरे हसन के हैं, तीसरे जो हैं वो अहमद के हैं। ये हमने उसको रो मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। रो मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ से उसकी डेफिनेशन को भी क्लियर आ रहा है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज रोज की शक्ल में लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। अब इसने कहा है कि उनको कॉलम्स मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखें, तो कॉलम मैट्रिक्स में वैल्यूज को कॉलम की शक्ल में अगर लिखेंगे तो वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें वैल्यूज को कॉलम की शक्ल में लिखें, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें हमने क्या डेफिनेशन क्लियर की है, रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। सो थर्ड क्वेश्चन इज इजी। फोर्थ क्वेश्चन में डेफिनेशन जो हैं वो मुख्तलिफ आ रही हैं और इसमें हर तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। 5, 0, 0 एंड 5। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। ये जो चीज़ होती है ना, ये इसको बोलते हैं हम डायगोनल, जिसके ऊपर मैंने ये सर्कल लगाया इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल भी बोलते हैं और इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं। अब इसका उन्होंने बताया कि राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप, आपने टाइप ऑफ द मैट्रिक्स लिखनी है। ये जो पहला है इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, अब्दुल्ला IMCB F11 वेल डन, शाबाश, आपने आंसर किया है दैट इट इज स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं और बाकी जो एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर ली, उसकी टाइप भी क्लियर कर ली, से ये क्या था हमारा पहला। नेक्स्ट वन, इसकी बी जो टाइप है उसमें क्या होगा, 0 एंड 0, 0, 3 प्लस 0। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी से एक और डेफिनेशन हम क्लियर करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। अब ये जो लिखा हुआ है, अगर इसमें फोर्थ वाली जो एंट्री है वो भी जीरो हो जाती तो फिर इसकी डेफिनेशन बन जाती नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सारी जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो जीरो की इक्वल होती हैं। जिमल आपका आंसर था स्क्वायर, अब्दुल्ला का आंसर था स्क्वायर, वेल डन, बहुत अच्छे। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इधर, अब इस एक से हमने 3 जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर की हैं। थर्ड वन, 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 9 मल्टीप्लाई 5, 1 के इक्वल आ रहा है 45/5, 45। इसका जो आंसर है वो है यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी जो एंट्री है अगर 1 के इक्वल हो, और जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है, वो पेज नंबर है 58 पे। यूनिट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा क्लियर है। मैं एक और इसकी टाइप लिखता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन जो डायगोनल्स हैं उसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 के ही इक्वल हो और बाकी 0 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और दूसरा नाम क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने यूनिट मैट्रिक्स भी क्लियर कर लिया, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर लिया। सो ये थी हमारी थर्ड टाइप। अब इसी तरीके से आपने जो डी और ई पार्ट है वो आपने खुद से करने हैं, जिसमें आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप्स हैं। जो भी टाइप होगी वो आपने रीड आउट की हुई है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीज़ें हैं, चेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, 2 चीज़ें हैं, सिमेट्रिक और दूसरी चीज़ है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आपने समझना है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है। सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब इसमें एक और चीज़ है, वो है ट्रांसपोज। आपको पता नहीं है कि ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है। ट्रांसपोज वो चीज़ होती है जिसमें नंबर ऑफ जो रोज होती हैं, रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज कर दें, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज। कैसे? इसकी एग्जाम्पल है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम जो इसकी रोज हैं, ये 1 2 और 3 4 इसकी रोज हैं, इनको हम कॉलम बना देंगे। कैसे? 1 और 2 और 3 और 4। तो सादा डेफिनेशन क्या है कि रोज को कॉलम्स में शिफ्ट कर देना और कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर देना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या मतलब है, उसके साइन बदल के आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कुछ क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, कुछ आप चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ए पार्ट है 5 2 3 2 9 6 3 6 3। ये लेट से एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, यानी कि इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करता हूं और कॉलम्स को रोज में चेंज करता हूं। उसके बाद देखूंगा कि क्या ये किसके इक्वल आ रहा है। देखिए ए का ट्रांसपोज, ये रोज हैं, इनको मैं कॉलम बना रहा हूं। 5 2 3 है ना, 5 2 3 मैंने पहली जो रो थी उसको कॉलम बना दिया। 2 9 6 है, इसको भी कॉलम बना दिया। थर्ड वाली 3 6 3 है, इसको भी कॉलम बना दिया। अब क्या नतीजा निकला मेरे पास? एक स्टूडेंट ने आंसर किया है मलिक असावीर, ओके स्क्यू सिमेट्रिक, एक दफ़ा फिर बता दें। ठीक है, बतूल आपने कहा है दिस इज सिमेट्रिक, अब्दुल्ला ने कहा है सिमेट्रिक, बहुत अच्छे। अब देखें ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो उसी मैट्रिक्स के ए के ही इक्वल आ रहा है। अब देखें इसमें कोई चेंज नहीं है, जो ए था वही का वही आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं कि स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था असावीर का कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो फिर बता दें। तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है मैं आपको क्वेश्चन से वो क्लियर करूं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। लेट्स से सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। 0 9 -9 एंड 0, ये ए के इक्वल है। अब लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 0 और 9 हो जाएगा और -9 और 0 हो जाएगा। जो रोज थी वो कॉलम्स के अंदर चेंज हो गई। अब देखो ये जो वैल्यू है क्या ये ए के इक्वल है? ए के तो इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो फिर क्या ए के इक्वल आ रही है या नहीं। पहली तो वैल्यू 0 है, वो तो 0 ही रहेगी। दूसरी वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी, थर्ड वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी एंड फोर्थ वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इसको देखें तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है। अब ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास जनरेट हो गई है, ये वाली सारी वैल्यू ये मेरे पास ए है, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप असावीर अब आपको क्लियर होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन से उसकी जो टाइप थी उसको क्लियर किया था। अब इसी तरह कोई और भी देख लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, वेल डन। नेक्स्ट इसी तरह इसका सी पार्ट देखते हैं, क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। 0 -2 एंड -4, 2 0 एंड -2, 4 2 एंड 0, ये ए के इक्वल है। इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स बनाएं, 2 0 एंड -2, 4 2 एंड 0। रोज को कॉलम्स तो बना दिया। अब देखना ये है कि क्या ये जो चीज़ है ये ए के इक्वल है। ए के तो इक्वल नहीं है। ओके, अब ये देखते हैं कि
कॉमन लेने से क्या ये फिर ए के इक्वल बन रहा है या नहीं? माइनस कॉमन का मतलब ये है कि -1 कॉमन जो है ना हम ले रहे हैं। तो जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं वैल्यूज के, साइन बदल गए। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब अगर आप इस अंदर वाली वैल्यू सारी पे गौर करें तो ये पूरी की पूरी ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो जब ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अब स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी एक से दो जो टाइप्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करनी है ताकि आपको डेफिनेशन फर्दर क्लियर हो जाए। ये था हमारा 5 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स लिखना है ऑर्डर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही देख लें। पहला जो, हाँ, ऑर्डर 3 का क्या मतलब होता है? ऑर्डर 3 का मतलब होता है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में ही पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ए पार्ट, वो सिमेट्रिक था। तो हम वो लिख सकते हैं कि ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स 5 2 3 2 9 6 एंड 3 6 3 है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं कि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक 3/3 का कोई चेक करें। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो अभी हमारे सामने लिखा हुआ है। साइन कैसे चेंज होते हैं? इकरा आपका क्वेश्चन था कि साइन कैसे चेंज होते हैं। देखिए, जब आप एक माइनस वैल्यू कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन पॉजिटिव हैं तो माइनस हो जाते हैं, माइनस हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये कैसे है? लेट्स से मैं एक -1 है ना, ये x+2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अंदर x पहले पॉजिटिव का था, फिर ये नेगेटिव का हो जाएगा। 2 पहले पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो जाएगा। साइन बदल गए, इसका ये मतलब होता है। चलें एक और क्लियर कर लेते हैं। -1 इंटू एक्स -2 है सपोज, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। -x हो गया, पहली तो पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई, नेक्स्ट वाली नेगेटिव थी तो वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब है। ठीक है जी, इकरा आपको क्लियर हो गया। सो ये था हमारा 6 क्वेश्चन जिसमें यस देयर इज़ अ क्लास ऑफ द बायोलॉजी बीरा आफ्टर द मैथमेटिक्स क्लास। सो ये था हमारा 6 क्वेश्चन और इसमें हमने क्या किया है? सिमेट्रिक और जो स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं उसको क्लियर किया। इकरा आपको क्लियर है? वेल डन। अब आपका जो होम असाइनमेंट के तौर पे इसकी जो प्रीवियस जो डेफिनेशंस हैं वो फर्दर आपने क्लियर करनी है। 3.1 आज हमने सॉल्व की है और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपनी जो 3.2 होगी विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आगे अब जो मैट्रिसेस के फर्दर ऑपरेशंस होंगे वो हम फुलफिल करेंगे। फर्दर ऑपरेशंस कैसे, मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनसे रेलिवेंट। और फिर आखिरी जो इसकी 2 एक्सरसाइज हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो पहली एक्सरसाइज होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको क्लियर होगी। तो आप लास्ट वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उससे रेलिवेंट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।